वेलकम बैक स्टूडेंट्स एम के क्लासेस जैक। आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों का झारखंड बोर्ड के सभी बच्चों का कल विज्ञान का एग्ज़ाम है। ठीक है, 9 फरवरी 2026 को मैट्रिक के सारे बच्चों का विज्ञान का एग्ज़ाम है। तो मैं सभी के लिए मोस्ट वीवीआई वायरल प्रश्न लाया हूँ जो कि कल आपका एग्ज़ाम में पूछेगा। ठीक है, तो मैंने चैनल पे 31, 32, 33, 34, 35 अपलोड कर दिया है। सारे बच्चे ज़रूर सारे वीडियो को देख के जाइएगा क्योंकि सारा प्रश्न इसी से सारा पूछा जाएगा। जितना मैंने वीडियो अपलोड किया है बोर्ड नंबर करके 31, 32, 33, 34, 35। अब मैं 36 बताने के लिए जा रहा हूँ। तो जितने भी नए बच्चे इस चैनल पे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। 36 में क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 36 में आपका इस तरह का पेपर आएगा, क्वेश्चन सेम टू सेम। ठीक है, मैं इसका 1.5 घंटा का अलग से वीडियो दूंगा शाम को। 36 में आपका है धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए अब हम जो सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस उसको दिखाते हैं जो कि आपका एग्जाम में आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ सारे बच्चे ज़रूर सारे वीडियो को एग्ज़ाम में देख के जाइएगा। ठीक है, नहीं तो फिर पछताइएगा। अगर देख के अगर नहीं जाइएगा तो बोलिएगा काहे नहीं वीडियो देख के हम एग्ज़ाम गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न अब हम लोग। चलिए झारखंड बोर्ड के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं वायरल प्रश्न पत्र लाया हूँ। ठीक है, ये प्रश्न आपका एग्ज़ाम में छप गया है। सारे बच्चे इस क्वेश्चंस को ज़रूर याद करके जाइएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दें। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर लिखा हुआ है। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण है आपका, पहला उदाहरण आपका Al2O3। ठीक है, दूसरा उदाहरण क्या हो गया आपका ZNO। ये प्रश्न आपका एग्जाम में छप गया है। सारे बच्चे इस क्वेश्चंस को ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, 36 का मैंने पहला प्रश्न बता दिया आपको। अब चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न आपका क्या इम्पोर्टेंट है 36 के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 36 के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली फॉर इम्पोर्टेंट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही वाला आपका आएगा। जो मैंने 2026 लगा दिया उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। अगर एग्ज़ाम हॉल में अगर एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है तो सारे बच्चे सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये आपका हिंदी और एसएसटी नहीं है कि आप कुछ भी लिख दीजिएगा नंबर मिल जाएगा। साइंस है, साइंस में एकदम जो क्वेश्चंस पूछता है उसी का जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है मैं पढ़ देता हूँ। भर्जन एवं निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें। तो एक तरफ आप लोग लिखिएगा भर्जन, एक तरफ लिखिएगा निस्तापन। पहला पॉइंट इसका यहाँ देखिए दिया हुआ है। इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। याद रखिएगा भर्जन को वायु की उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं, जबकि निस्तापन में इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। भर्जन का दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है। यह प्रातः सल्फाइड अयस्क के लिए उपयुक्त है। ठीक है, निस्तापन यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त है। भर्जन का तीसरा पॉइंट दिया हुआ है। इस विधि से अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं। निस्तापन का तीसरा पॉइंट दिया हुआ है। इस विधि से अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है और वे स्पंज की तरह हो जाते हैं। चलिए बच्चों, मैंने दूसरा क्वेश्चन 36 का इम्पोर्टेंट बता दिया। अब बढ़ते हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर।
चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 36 का मैं तीसरा क्वेश्चन लाया हूँ। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कीजिएगा। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? ये एकदम छोटा मोटा क्वेश्चन से 2 लाइन का है, सारे बच्चे मन लगा के याद कीजिएगा, 2 मिनट में याद हो जाएगा। आयनिक आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको एक लाइन में कैसे याद करेंगे? आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है क्योंकि मौजूद अंतर आणविक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। अब चलिए बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 36 का 4 देखते हैं, जो मैंने सिलेक्ट किया है। अभी तक मैंने एक ही क्वेश्चन आपको बोला है याद करने के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कमज़ोर बच्चों के लिए। जो तेज तरार होनहार बच्चे हैं उनके लिए सारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 36 का एक और मोस्ट वीवीआई डेंजर वाला वीवीआई क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा। अगर वो प्रश्न नहीं आया तो ये प्रश्न 100% पूछेगा ही पूछेगा, 2 अंक में। सारे बच्चे जो तेज तरार बच्चे हैं वो भी जरूर याद कीजिएगा, उनके लिए तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस है। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो मैंने 26 लगा दिया, उसको जरूर याद कीजिएगा। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम एक क्रियाशील धातु है। सोडियम कैसा धातु है? क्रियाशील धातु है। यह वायु में स्वतः जलने लगती है। ठीक है, यानी कि सोडियम को जैसे ही हम लोग बाहर निकालते हैं, एटमॉस्फेयर में लाते हैं, हवा में लाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप जलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यह हवा में स्वतः जलने लगती है जो सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने, इसलिए इसे सुरक्षित रखने, क्या लिखा हुआ है? रखने। ठीक है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए मिट्टी का तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को एग्जाम में घुमा के पूछेगा। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो आपको सेम ये वाला आंसर लिख देना है। सारे बच्चे समझ गए, ये मोस्ट डेंजर वीवीआई वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करके एग्जाम में जाइएगा। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे वीडियो देख रहे हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 36 के लिए ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित गैसों के अभिलक्षणिक परीक्षण लिखिए। CO2, तो CO2 का देखिए यहाँ आंसर लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर CaCO3 बनने की कारण दूधिया हो जाता है। ठीक है, समझ गए? जो आपका चूना हुआ ना, चूना, बुझा हुआ चूना, उसमें जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते तो आपको क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, प्लस जल मुक्त होता है। दूसरा है आपका SO2, सल्फर। ठीक है, SO2 गैस को अम्लीय KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट विलयन जामुनी रंग में प्रवाहित करने पर वह उसे रंगहीन कर देता है क्योंकि SO2 एक प्रबल अपचायक है। ठीक है, देखिए इसका यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है, सारे बच्चे देख लीजिएगा। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तेज बच्चों के लिए। कमज़ोर बच्चों के लिए 2026 जो मैंने लगाया है, सारे बच्चे जरूर उसको याद करके जाइएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक और प्रश्न है 36 के लिए। व्यंजक चूर्ण विरंजिक पाउडर का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, क्यों? विरंजक चूर्ण कीटाणुनाशक पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग जल को शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें और 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। एक ये आपका, ठीक है, ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए सारे बच्चे इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। 36 के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका,
धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्यों? धातु ऑक्साइड का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसलिए धातु और ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि जल में घुलकर धातु ऑक्साइड क्षार बनाते हैं। जल में घुलकर धातु ऑक्साइड क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। ठीक है। Na2O को जब जल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है। पोटेशियम ऑक्साइड को जब हम लोग जल के साथ रिएक्ट बना करते हैं तो क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद 36 आपका पूरा हो जाएगा। जो मैंने 2026 लगाया है उसको सारे बच्चे जरूर याद कर लीजिएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 36 के लिए एक और मोस्ट डेंजर VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी 2026 में आ सकता है। ठीक है। खनिज और अयस्क में अंतर, तो एक तरफ खनिज लिखिएगा, एक तरफ अयस्क लिखिएगा। छोटा छोटा पॉइंट सब पहले याद कीजिएगा। खनिज में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, अयस्क में अशुद्धियाँ नहीं के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट, सभी खनिज अयस्क नहीं है, सभी अयस्क खनिज है। तीसरा पॉइंट, सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता। इधर पॉइंट दिया होगा, सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। एक और पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है। अयस्क में आपका पॉइंट दिया हुआ है, सभी अयस्कों में धातु का प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होता है। इधर पॉइंट आपका दिया हुआ है खनिज का, ये पॉइंट जरूर एग्जाम में लिखिएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका डिफिनेशन है। भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। वे खनिज, अयस्क में वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उन्हें अयस्क कहते हैं। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, मैंने प्रश्न संख्या 36 का मोस्ट VVI वायरल, यानी कि कल जो एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न है, मैंने सारा करा दिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको सारा वीडियो चाहिए तो, वरना खोजते रहिएगा यूट्यूब में, कहीं आपको इतना अच्छा सीन नहीं बताएगा। ठीक है।